Okay, so from this lecture we are going to start our general navigation का जर्नी। तो सबसे पहले ना हम जनरल नेविगेशन में परफॉर्मेंस से ही चालू करने वाले हैं और परफॉर्मेंस आई थिंक 2 to 3 पार्ट्स में हम लोग कवर करेंगे। सो 2 या 3 लेक्चर आएगा परफॉर्मेंस का। इस चैप्टर को मैं एकदम बच्चा सा समझाऊंगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, एक एक एग्जाम्पल समझाऊंगा। ठीक है। किन्हीं किन्हीं को लगेगा भाई पहले परफॉर्मेंस कौन चालू करता है जनरल नाव में, तो वो ब्रायन ट्रेसी का है ना, ईट दैट फ्रॉग वाला बुक, जिसमें पहले कड़वा चीज़ जो अच्छा नहीं लगता उसको खा के ख़त्म करो। तो वही है कि पहले हम लोग ये जो हार्ड पार्ट जो लोग कहते हैं, जो कंसेप्शन बना के रखे हैं, उसको क्लियर करते हैं। उसके बाद हम लोग बाकी का डी लॉन्ग डी लैट ये सब चालू करेंगे। ठीक है। तो पहले इस वीडियो का एजेंडा देख लेते हैं, टॉपिक देख लेते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग 4 एरोडायनेमिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें। ओके। उसके बाद चारों एरोडायनेमिक फोर्स को ना इंडिविजुअली अच्छे से कवर अप करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि चारों का फोर्स कौन कौन सा है, चारों का क्रिएशन कैसे होता है, चारों का डायरेक्शन क्या होता है, चारों का गोल क्या है। ये बेसिक हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि फॉरवर्ड क्या होता है एंड आफ्ट क्या होता है। ठीक है। और यहाँ से आपका वेट एंड बैलेंस चालू हो जाएगा। ये समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डेटम क्या होता है, डायग्राम भी बनाएंगे सबका। आर्म क्या होता है, पॉजिटिव आर्म नेगेटिव आर्म क्या होता है, सीजी क्या होता है, सीजी इन्वेलप क्या होता है। एक्सक्यूज मी। ठीक है। फिर हम लोग मोमेंट के बारे में भी देखेंगे कि मोमेंट क्या होता है, मोमेंट को अच्छे से समझेंगे, मोमेंट का एग्जाम्पल लेके समझेंगे। इसके बाद हम लोग सीजी लिमिट भी देखेंगे कि सीजी लिमिट क्या होता है, मैक क्या होता है। ठीक है। मीन एरोडायनामिक कॉर्ड। फिर कॉर्ड क्या होता है। ओके। ये सब देखेंगे। साथ ही में हम लोग सीजी लिमिट तो देख लेंगे। साथ ही में हम लोग सीजी लिमिट 2 टाइप के होते हैं ना, एक एक्सीडिंग फॉरवर्ड सीजी लिमिट होता है और एक एक्सीडिंग आफ्ट होता है। ठीक है। तो हम लोग फॉरवर्ड ही आज देखेंगे, आफ्ट हम लोग कोई और लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। एक एक पॉइंट है ना ये फॉरवर्ड का, एक एक पॉइंट समझेंगे, क्यों होता है, क्या रीज़न है, सब कुछ समझेंगे। साथ में कुछ और कॉन्सेप्ट समझेंगे। हम लोग लिफ्ट का एक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, एंगल ऑफ अटैक समझ लेंगे, क्रिटिकल एंगल ऑफ अटैक समझेंगे। ठीक है। तो जैसे जैसे ये सारे टॉपिक्स आते जाएंगे सब कुछ बताएंगे। तो अभी पहले चालू करते हैं। ओके। सो पहले हम लोग बात कर लेते हैं 4 फंडामेंटल एरोडायनामिक फोर्स। और याद रखना, ये जो 4 एरोडायनामिक फोर्स लगता है ना एयरक्राफ्ट में, ये एयरक्राफ्ट पे लगता है जब एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न है या फ्लाइट पे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लिफ्ट। अच्छा, उससे पहले ना एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो देखो, अगर हम डायग्राम बनाए तो सपोज करो एक ऐसा डायग्राम बनाते हैं। हाँ, एयरक्राफ्ट का। ठीक है। तो जो ऊपर लगता है उसको हम बोलते हैं लिफ्ट, जो इसके ऑपोजिट में लगता है उसको हम बोलते हैं वेट। वेट बोलते हैं। ठीक है। WEIGST। जो आगे लगता है उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। जो इसके ऑपोजिट या पीछे लगता है उसको हम बोलते हैं ड्रैग। ठीक है। तो ये डायग्राम पहले बना लो, और ये डायग्राम बना लेना, और जब मैं एक एक चीज समझाऊंगा ना तो एक बार डायग्राम देख लेना कहाँ क्या लग रहा है। ओके। तो सबसे पहले हम लोग लिफ्ट ही देख लेते हैं। देखो यार, लिफ्ट की अगर बात करें ना तो ये एक अपवर्ड फोर्स है। ठीक है। इसका गोल क्या होता है, तो इसका अगर हम गोल देखें तो गोल होता है कि एयरक्राफ्ट को एयरबॉर्न रखना। ठीक है। एयरक्राफ्ट को एयरबॉर्न रखना। ठीक है। अगर हम इसका क्रिएशन देखें कि इट इज क्रिएटेड बाय, तो इट इज क्रिएटेड बाय विंग। अब विंग में पर्टिकुलरली बात करूंगा तो शेप ऑफ द विंग, ये जो प्रिंसिपल लगता है ना लिफ्ट का क्रिएशन में, इस प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं बर्नौलिस प्रिंसिपल। बर्नौलिस थ्योरी या प्रिंसिपल। ठीक है।
स्पेलिंग देख लेना। तो देखो एक्चुअली होता क्या है ना, हमारा विंग का ये एरोफॉइल स्ट्रक्चर है, ये तो आपको पता होगा। ये हमारा विंग है ना, ये एरोफॉइल स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब आप उसको क्रॉस सेक्शन देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये देख रहे हो ऊपर में ज़्यादा कर्व्ड है, ये देखो बहुत ज़्यादा कर्व्ड है, और नीचे में बहुत कम कर्व्ड है एंड मोर ऑफ अ स्ट्रेट है। ठीक है, अब ये कर्व के कारण क्या होता है ना, ऊपर में जो हवा आता है या जाता है वो लो प्रेशर हो जाता है, और नीचे का जो हवा रहता है वो हाई प्रेशर रहता है। अब आपको पता है विंड मूव करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और देखो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा तो क्या करेगा, लिफ्ट जनरेट करेगा ना। यही होता है लिफ्ट जनरेशन में। ठीक है, बर्नौलिस प्रिंसिपल का यूज होता है। अब इसके बाद इसका गोल देख लिया, क्रिएशन देख लिया, डायरेक्शन भी देख लेते हैं। तो डायरेक्शन इसका क्या है, अपवर्ड है, ऊपर तो है ही, साथ में ऑपोजिट टू वेट है। वो डायग्राम अभी जो बनाया था ना, आपने नोट डाउन होपफुली किया होगा, उसको एक बार देख लो अब। ठीक है, तो ये हम समझ गए। अब हम लोग सेकंड देखते हैं। जो सेकंड एरोडायनामिक फोर्स है वो मेरा है वेट। वेट को ना हम लोग ग्रेविटी है, ये वेट कुछ नहीं, ग्रेविटी है। यार अगर मैं बात करूं वेट है क्या, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन है। आप बॉडी का मास डाल दो, एक्सलरेशन तो आपको पता ही है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज पर आइसा। आइसा में तो यही होता है ना, मास डालोगे आपका वेट निकल जाएगा। यही तो वेट है ना, वेट का फॉर्मूला यही है। तो देखो ये है क्या, सबसे पहले ये ना डाउनवर्ड पुल है, डाउनवर्ड पुल, डाउनवर्ड पुल। ठीक है, अब इसका क्रिएशन कौन करता है, मतलब क्रिएटेड बाय, सो इट इज क्रिएटेड बाय मास ऑफ एयरक्राफ्ट, है ना। डायरेक्शन इसका देख लेते हैं, डायरेक्शन क्या है, तो याद रखना इट एक्ट्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, और इसका गोल क्या है, अपोजेस लिफ्ट। डायरेक्शन भी तो डाउनवर्ड लगता है ना, लिफ्ट के ऑपोजिट ही लगता है, गोल भी अपोज, लिफ्ट को अपोज करना ही होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हो। तो हम लोग थर्ड एरोडायनेमिक फोर्स देखते हैं। अब देख, जो थर्ड एरोडायनेमिक फोर्स है ना वो है थ्रस्ट। थ्रस्ट भी बताया था ना, जो आगे लग रहा था, ये एरोप्लेन था, तो ये जो आगे लग रहा था वो थ्रस्ट था। थ्रस्ट क्या है मेरा, एक्चुअली में फॉरवर्ड फोर्स है, कह सकते हैं। ये करता क्या है कि एयरक्राफ्ट को ना आगे ढकेलता है, पुशेस एयरक्राफ्ट फॉरवर्ड। ठीक है, पुशेस एयरक्राफ्ट यहाँ होगा फॉरवर्ड। ओके, उसके बाद इसका क्रिएशन कौन है, इट इज क्रिएटेड बाय, करता धरता कौन है भाई, तो इंजन्स। इंजन ही तो थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा ना, जैसे आपने जेट इंजन सुना होगा, प्रोपेलर सुना होगा, सुना है, ये एग्जांपल पता है ना आपको, CMF लीप, प्रैट एंड विटनी, रोल्स रॉयस ट्रेंट। नहीं पता है तो पता कर लो, ये एयरबस का है। ठीक है, इंजन से ये रॉयल रोल्स रॉयस का जो ट्रेंट है ये शायद XLR में यूज़ हो रहा है। प्रैट एंड विटनी केस पता ही होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये है। अब इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट टू ड्रैग है। गोल क्या है, गोल तो आप समझ गए, यही तो गोल है ना, पुशेस एयरक्राफ्ट फॉरवर्ड, यही मेरा गोल है। ठीक है, तो थर्ड भी हो गया। अब हम लोग एक बार फोर्थ देख लेते हैं कि फोर्थ में क्या है। तो फोर्थ एंड लास्ट एरोडायनामिक जो फोर्स है वो है मेरा ड्रैग। अच्छा, ड्रैग मतलब क्या होता है, ड्रैग एक ऐसा फोर्स है जो रेजिस्ट करता है एक बॉडी को मोशन में आने के लिए। ठीक है, सपोज करो आप गाड़ी से जा रहे हो, ठीक है, और विंडो से आपने अपना हाथ निकाला बाहर, सपोज करो हाथ बाहर निकाल, तो देखो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो ना, तो आपके आपको अपने हाथ पे ना
कुछ ऐसा फोर्स फील होगा जिसके कारण आपका हाथ ना पीछे जाना चाहेगा। तो ये जो अपोज मोशन को अपोज किया जा रहा है ना, इसी को हम ड्रैग कहते हैं। तो ड्रैग क्या है, सिंपली अगर हम बात करें तो एयर रेजिस्टेंस भी उसको कह सकते हैं। ठीक है, इट इज अ फोर्स रेजिस्टिंग एयरक्राफ्ट मोशन इन एयर। यार लगता है ड्रैग सब में है, बट हम एरोडायनेमिक फोर्स की बात कर रहे हैं, वो भी एरोप्लेन का, हवा में। ठीक है, अब करता धरता कौन है, तो क्रिएटेड बाय एयर हिटिंग एयरक्राफ्ट एज इट मूव्स फॉरवर्ड। ठीक है, अब डायरेक्शन क्या है इसका, तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो वो है ऑपोजिट ऑफ थ्रस्ट। थ्रस्ट के उल्टा में ही लगता है ना। गोल क्या होता है इसका, गोल होता है स्लो डाउन द एयरक्राफ्ट। यही हुआ ना। तो अगर ये चार आपको समझ में आ गया, फंडामेंटल एरोडायनामिक फोर्स, तो अब हम कुछ और देखते हैं। और अब यहां से ना हम लोग वेट एंड बैलेंस चालू करेंगे। तो अब ध्यान से पढ़ना, अभी तक तो जो पढ़ा हमने बड़ा सिंपल, बड़ा सोबर पढ़ा। अब ध्यान से पढ़ना। पहले एक डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये डायग्राम आप भी मेरे साथ बना लो, डायग्राम बनाया करो। हम्म, ठीक है, ये मेरा एयरक्राफ्ट हो गया। तो देखो यहाँ पे कहीं सी जी हो जाएगा, सी जी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बस अभी इसको बना लो। अभी एक एक जब हम लोग चीज समझेंगे ना, तो अच्छे से डिस्कस करेंगे एक एक चीज जो अभी मैं लिखने वाला हूँ। इसको बस बना लो ताकि आप रेफर कर सको बार बार। यहाँ कहीं डेटम हम बना लेते हैं। डेटम मेरा वर्टिकल रेफरेंस लाइन है। सब एक एक हम लोग कवर करेंगे, बस अभी बस बना लो। सी जी के इधर हम फॉरवर्ड बना लेते हैं। सी जी के इधर हम आफ्टर या आफ्ट बना लेते हैं। ठीक है, और ये मेरा आर्म डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, एयरक्राफ्ट के वेट से ये हो गया आर्म डिस्टेंस। सो ये मेरा आर्म हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा नेगेटिव आर्म, एंड ये हो जाएगा पॉजिटिव आर्म। नहीं कुछ समझ में आया ना, अभी समझ में आएगा, बस ये एक बार बना के रख लो। अभी हम लोग एक एक करके अब समझते हैं क्या क्या चीज़ हमने लिखा है। ठीक है, तो पहले हम लोग चालू करते हैं फॉरवर्ड एंड आफ्ट से। देखो अगर फॉरवर्ड की बात करें ना, तो फॉरवर्ड क्या है, इसका फुल फॉर्म ही है फॉरवर्ड। इसका क्या है, इसका है आफ्टर। ये क्या होता है, तो ये ना मेरा टूवर्ड्स द नोज होता है, टूवर्ड्स द नोज, या फिर फ्रंट ऑफ एयरक्राफ्ट, है ना। आगे ही तो था ना, याद करो, पीछे देखो एक बार अपना डायग्राम। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, कॉकपिट हो गया, या फिर फ्रंट गैलरी हो गया। कॉकपिट तो बेस्ट एग्जाम्पल है इसका फॉरवर्ड याद रखने का। आफ्ट मेरा क्या हो गया, या आफ्टर क्या हो गया, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये मेरे रियर एरिया ऑफ एयरक्राफ्ट को हम बोलते हैं, यानी टेल के पास, टूवर्ड्स द टेल कह सकते हैं, या फिर रियर ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का पिछला हिस्सा को भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, टेल तो बोल ही दिया मैंने, जैसे आपका स्टेबलाइजर हो गया, एलिवेटर हो गया, और हाँ सबसे अच्छा एग्जाम्पल एपीयू, ऑक्सिलरी पावर यूनिट। नहीं पता है एपीयू, सर्च कर लो, मैंने वीडियो बनाया है एपीयू के ऊपर अच्छे से, क्या काम है क्या है। तो ये आपका ये सब हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया हो तो हम लोग दूसरा चीज़ देखते हैं कि डेटम क्या होता है। सो डेटम होता क्या है ये, या डेटम अगर मैं बात करूँ ना, तो एक वर्टिकल रेफरेंस लाइन है जिससे हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मापते हैं। सो
imaginary vertical reference line from which all horizontal distance are measured। समझ में आया? कोई बात नहीं, अभी बताता हूँ। सपोज करो ये कुछ हमने एयरक्राफ्ट भी बनाया था ना, ऐसे कुछ हमने एयरक्राफ्ट बनाया था, तो ये मेरा डेटम है। सपोज करो यहाँ पे मैंने डेटम बनाया था, ठीक है। अब ये डेटम ना कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि डेटम बीचों बीच ही हो रहे, कहीं पे भी, और ये मैन्युफैक्चरर देता है डेटम। ये लिख देता हूँ मैं, चोजन बाय मैन्युफैक्चरर, ठीक है। एंड इट कैन बी एनीवेयर, कैन बी एनीवेयर बट एयरक्राफ्ट। समझे? तो देखो, ये मेरा एक वर्टिकल रेफरेंस लाइन है जिसको हम डेटम बोल रहे हैं, और यहां से जो हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मापते हैं ना, इसको हम आर्म बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, इसको हम आर्म बोलते हैं, ठीक है। तो अभी बस ये समझ लो कि ये हेल्प करता है एक वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मापने में। सो ये अगर हम देखें तो फिजिकली इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका कोई ना फिजिकली एग्जिस्टेंस है ही नहीं। ये बस यूज होता है कैलकुलेशन पर्पस के लिए। बस इतना याद रखना, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, और ये पॉइंट याद रखना। अब हम देख लेते हैं आम क्या होता है। ऑलरेडी मैंने आम आम आपको बता दिया, बट थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बोला था एक एक करके कवर करेंगे टॉपिक। आम क्या हो गया? तो आम मेरा क्या था? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था, जो कि हम डेटम से लेते थे। सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम डेटम टू पर्टिकुलर आइटम, जैसे सीट हो गया, फ्यूल टैंक हो गया, कार्गो या बैगेज एरिया हो गया, या कुछ भी, ठीक है। तो हम ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो बताते हैं ना, वो आर्म के थ्रू ही बताते हैं, डेटम से। अभी हम एग्जांपल देखेंगे, पहले ये समझ लो। सपोज करो कि कोई अगर आइटम जो है ना आपका, इफ आइटम इज इन फ्रंट ऑफ डेटम, अगर डेटम के आगे है, डेटम के आगे है, तो जो आपका आर्म होगा ना, वो नेगेटिव होगा। मतलब नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अभी बताते हैं। सपोज करो ये मेरा ऐसे एयरक्राफ्ट है, ये मेरा डेटम है। तो डेटम के आगे में कोई भी जो आइटम होगा ना, उसको हम नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव आर्म। और जो इस तरफ होगा ना, उसको हम पॉजिटिव आर्म बोलते हैं। अभी एग्जांपल दूंगा ना तो समझ में आएगा, ठीक है। और अगर कोई आइटम बिहाइंड है या पीछे है, बिहाइंड द डेटम है, तो ये जो आर्म होगा ना, ये मेरा पॉजिटिव होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो सपोज करो मेरा कॉकपिट कहाँ होता है? आगे होता है, इस डेटम के तो आगे ही है मेरा कॉकपिट। तो हम क्या बोलेंगे पता है? आर्म ऑफ पायलट सीट इज -50 मीटर। मतलब ये जो डेटम है ना, उससे 50 मीटर आगे है। नेगेटिव हमने साइन डाल दिया, मतलब इस तरफ का डायरेक्शन बता दिया। डेटम से किस तरह, यहाँ पे कितना दूर है? 50 मीटर दूर है, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है ना आर्म का, हमेशा याद रखना, ये मीटर, इंचेस, सेंटीमीटर, यही सब में होता है, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया हो तो हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी एक बार देख लेते हैं कि क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक मिनट यार, पानी पी लो। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ना हम लोग सीजी भी बोलते हैं। अब मैं सीजी आगे कभी भी बोलूं, आप समझ जाना सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात हो रही है।
तो ये एक ऐसा पॉइंट है, इट इज द पॉइंट जहां पे एयरक्राफ्ट का ना बैलेंस होता है, ठीक है। इट इज दैट पॉइंट एट विच एयरक्राफ्ट balances, that is where टोटल एयरक्राफ्ट वेट एक्ट करता है। अच्छा, इसका एग्जांपल आपको बताऊं ना, तो याद है कभी आपने किया है पेंसिल को या पेन को आपने अपने एक उंगली पे बैलेंस करने की कोशिश की है? कभी किया होगा ना। तो आपको रियलाइज हुआ होगा कि ज़रूरी नहीं है कि पेंसिल के बीचों बीच ही हमेशा बैलेंस हो, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है कि ये डिस्टेंस ज़्यादा हो और ये डिस्टेंस कम हो। तो ये जो पॉइंट है ना, जहाँ पे आपने इसको बैलेंस कर लिया एयरक्राफ्ट पेंसिल को, वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है। ये होता क्या है ये तो समझ लिया। अब देखो एक पॉइंट और समझना, इट इज एवरेज पोजीशन, इट इज एवरेज पोजीशन ऑफ ऑल वेट ऑन एयरक्राफ्ट, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो उसका ना एक इक्वेशन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक इक्वेशन है, जो फॉर्मूला है टोटल मोमेंट बाय टोटल वेट, ठीक है। मोमेंट क्या है वो हम समझेंगे, पहले सीजी के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर अच्छे से मोमेंट कवर करेंगे, मोमेंट बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, मोमेंट का यहीं पे एक फॉर्मूला भी लिख लो, मोमेंट का भी एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि इट इज नथिंग बट वेट इनटू आर्म, और वेट को हम लोग लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, आर्म को हम लोग डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान में रखना। अब हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कुछ और पॉइंट देख लेते हैं विच कुड बी इंपॉर्टेंट। देखो, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पोजीशन है ना, वो भी ना डेटम से ही मेजर किया जाता है। सीजी पोजीशन इज ऑल्सो मेजर्ड फ्रॉम डेटम, ठीक है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सीजी भी जो होता है ना, वो मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म में होता है। अगर डेटम के लेफ्ट में है तो हम नेगेटिव बोल देंगे, राइट में है तो पॉजिटिव बोल देंगे, इसको भी तो बोल सकते हैं। अब होता है कि सीजी का काम क्या होता है यार, गोल भी तो कुछ होना चाहिए। तो सीजी क्या करता है ना, आपको एक सीजी इन्वेलप बताने में मदद करता है। मतलब क्या हो गया, आपको एक रेंज देता है, एक सेफ लिमिट बताता है, रेंज और सेफ लिमिट। ये बोलता है कि यार एयरक्राफ्ट का जो आप सीजी रख रहे हो ना, ये इतने ही रेंज और सेफ लिमिट में रखना। मतलब अगर आप टू फार फॉरवर्ड कर दिए, बहुत ज़्यादा अगर आप सीजी को आगे कर दिए, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा सीजी को पीछे कर दिया ना, लिमिट से बाहर कर दिया ना, तो होगा क्या पता है, आपका एयरक्राफ्ट जो होगा ना, वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ये समझ में आ गया हो तो अब हम मोमेंट पढ़ लेते हैं। तो देखो यार, मोमेंट आया कहाँ से। सबसे पहले तो हमने सीजी का फॉर्मूला देखा, जिसमें हम लोग देखा हमने टोटल मोमेंट इज इक्वल टू टोटल वेट, यही था। हमने देखा कि मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, वेट इनटू आर्म। इस आर्म को हम लोग डिस्टेंस भी बोलते हैं, इस वेट को हम लोग एम इंटू ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, देखो मोमेंट जो होता है ना, वो आपको बताता है कि कितना टर्निंग इफेक्ट और इन्फ्लुएंस उस वेट के कारण हो रहा है अराउंड द डेटम, ठीक है। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं फिर समझते हैं। सो मोमेंट टेल्स अस हाउ मच टर्निंग इफेक्ट और इन्फ्लुएंस that weight has around the datum। इस डेटम को हम लोग रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो ये बताता है कि कितना टर्निंग इफेक्ट या इन्फ्लुएंस है उस वेट के अराउंड डेटम पे, ठीक है। अच्छा, टर्निंग इफेक्ट ही मेरा मोमेंट होता है। ये जो टर्निंग इफेक्ट हुआ ना, इसी को हम मोमेंट बोलते हैं। तो टर्निंग इफेक्ट को भी हम डिफाइन कर लेते हैं। तो इट इज द फोर्स दैट कॉजेज
समथिंग टू रोटेट अराउंड अ पॉइंट, तो फोर्स causing something to rotate around a point। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं इस मूवमेंट को। एकदम बच्चा वाला एग्जांपल देते हैं, कोई हार्ड एग्जांपल नहीं, ऐसा बताते हैं कि सबको समझ में आए। तो हम लोग ना एक आइडल सिचुएशन पहले मान लेता है। क्या एग्जांपल लेते हैं हम लोग? सीसॉ का एग्जांपल लेते हैं, सबसे इजी यही रहेगा समझाने के लिए। अब देखो, ये मेरा पिवट है, ठीक है, यहाँ पे मेरा एक 60 kg का वेट है और यहाँ पे मेरा 40 kg का वेट है, ठीक है। या फिर 60 kg 40 की जगह ऐसे देख लेते हैं, कोई और वेट, ऐसा वेट लेते हैं जो समझाने में आसान पड़े। ओके, यहाँ पे 40 kg ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग 20 kg ले लेते हैं, एग्जैक्टली 20 kg ले लेते हैं, ठीक है। आइडियल सिचुएशन में क्या होना चाहिए? ये फिगर थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा बनना चाहिए। ऐसा बनना चाहिए ना, जो 40 किलो वाला होना चाहिए वो नीचे आ जाना चाहिए और जो 20 किलो वाला होना चाहिए वो ऊपर आ जाना चाहिए। आइडियली तो यही होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? मोमेंट के कारण। अब देखते हैं मोमेंट है क्या इसमें। देखो, हुआ ये, जो अभी मैं डायग्राम बताया उसमें आपने देखा होगा कि मैंने बोला कि भाई ये जो यहाँ जो वेट लगा है वो 40 kg का लगा है, यहाँ पे जो वेट लगा है वो 20 kg का लगा है। यहाँ का डिस्टेंस देखो पिवट से कम है कि नहीं? तो ये डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये डिस्टेंस कितना है पता है? 1 मीटर। और ये डिस्टेंस पता है कितना है? 2 मीटर है सपोज करो, है ना। तो एक बार हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला मेरा क्या था मोमेंट का? वेट इनटू डिस्टेंस। ये तो मेरा फॉर्मूला था ना, डिस्टेंस या आर्म। आर्म को हम लोग डिस्टेंस ही बोलते हैं। मोमेंट का फॉर्मूला यही था। अब वेट कितना है मेरा? वेट मेरा पहले हम इसका निकालते हैं, तो 40 × 1 कितना आया? 40 आया। इसका क्या है फॉर्मूला? 20 × 2 कितना आया? 40 आया। अरे भाई, तो दोनों का मोमेंट तो सेम हुआ, मतलब दोनों में जो फोर्स लगेगा वो तो एक दूसरे को बैलेंस कर दिया ना। तो ये ऐसा ही रहेगा, ये ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा, यही मोमेंट था। तो अब थ्योरी से हमें पता क्या चला कि देखो, अगर डिस्टेंस, ये नोट कर लेना जो पॉइंट अभी लिखवा रहा हूं, अगर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर या पिवट, ये सेंटर ये हो गया, फ्रॉम द सेंटर कम होता है ना, तो मेरा जो टर्निंग फोर्स होता है ना वो भी कम होता है। अगर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मेरा अगर ज्यादा हो जाता है ना, तो मेरा टर्निंग फोर्स भी ज्यादा हो जाता है। समझे? इसका मतलब क्या हो गया? एक ये भी पॉइंट लिख लो, एक ये भी पॉइंट लिख लो, दागी लगा के नोट करके लिखना कि इवन अ स्मॉल वेट फार अवे, अगर एक छोटा सा भी वेट बहुत दूर है ना, तो वो बैलेंस कर सकता है, कैन बैलेंस अ बिग वेट, बिग वेट को भी बैलेंस कर सकता है जो कि बहुत क्लोज बाय है। ठीक है, बिग वेट याद करो 40 और क्लोज बाय 1, स्मॉल वेट 20, फार अवे 2 मीटर। ठीक है, अभी बताया मैं। तो दिस कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसी से हम लोग मोमेंट मेजर करते हैं। ठीक है, अब ये तो यार अच्छे से समझ में आ गया होगा, हम मान ही नहीं सकते इसके बाद भी मोमेंट समझ में ना आए। नहीं समझ में आया, पॉज करो, थोड़ा सा स्लो करके देखो, एक एक पॉइंट लिख के देखो, खुद समझ में आएगा। अच्छा, वापस आते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, सीजी पे। तो देखो, सीजी में अभी आपको बताया ना कि कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है, इज नॉट अ फिक्स पॉइंट। वो क्या होता है ना, मूव करते रहता है, इट मूव्स फ्रॉम अ रेंज ऑफ मैक्सिमम फॉरवर्ड पोजीशन टू मैक्सिमम आफ्ट पोजीशन।
ठीक है। और यही जो सी जी हम लोग जो रेंज में रखते हैं ना, उसी को हम लोग सी जी इन्वेलप भी कहते हैं, इन्वेलप। ठीक है। अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप एयर फ्लाइट पे बैठोगे ना, तो कभी कभी होता क्या है ना कि सपोज करो आपका सीट यहाँ पे अलॉटेड था, बट क्या है ना, एयरक्राफ्ट बहुत खाली जा रहा है, तो कैबिन क्रू आएगी, आपको प्यार से बोलेगी सर कि कुड यू प्लीज स्टैंड अप एंड चेंज योर सीट और सब्सटीट्यूट योर सीट विद दिस सीट। तो वो बोलती, कहना क्या चाहती है कि भैया ये जो सीट है ना, आप उठ के यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। क्यों? क्योंकि ना हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि थोड़ा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कर दें, सीट का हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दें। याद रखना, ये जो मेरा सीजी है, ये आप अपने मन से नहीं लगाते हो, ये भी आपको एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर देता है, फैक्चरर देता है। ठीक है। और ये जो सीजी का लिमिट या सीजी का जो इन्वेलप है या सीजी है, ये पता है आपको कहाँ मिलता है? ये अब आप फ्लाइट मैनुअल देखोगे ना, तो फ्लाइट मैनुअल में ये दिया हुआ रहता है। ठीक है। और ये जो सीजी का इन्वेलप है या सीजी है, ये डिफाइन किया जाता है रिलेटिव टू डेटम। जो रेफरेंस पॉइंट अभी मैंने आपको डेटम दिखाया था ना, उससे डिफाइन किया जाता है। ठीक है। अब ये समझ में आ गया, तो हम लोग सीजी लिमिट देख लेते हैं कि सीजी लिमिट होता क्या है। सीजी लिमिट, तो देखो, जो सीजी लिमिट है ना, ये ना परसेंट में भी हम देते हैं। ठीक है। एक तो मैं आपको बताया कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव में भी देते हैं, जैसे आम का हम देते हैं, वैसे सिमिलरली ऐसे भी देते हैं, बट मोस्टली ना परसेंट में देते हैं। किसका परसेंट देते हैं? मीन कॉर्ड ऑफ विंग। यार पहले सीजी लिमिट आपको बता दूं क्या होता है, आधे लोग को यही कंफ्यूजन रहेगा। वो सीजी लिमिट क्या है? सीजी लिमिट बताता है ना कि जो वेट है ना आपका, दैट वेट मस्ट स्टे बिटवीन दिस रेंज, जो रेंज गिवन है। और ये रेंज क्या होता है कि नॉट टू फार एंड नॉट टू क्लोज। ठीक है। और द प्लेन वोंट फ्लाई। समझे अब आप? तो देखो, अब ये समझ गए, तो अभी मैंने आपको बताया कि प्लस माइनस में तो देते हैं सीजी लिमिट, साथ ही में ना हम सीजी लिमिट परसेंट में भी देते हैं। परसेंट मीन कॉर्ड ऑफ विंग। ठीक है। मीन कॉर्ड ऑफ विंग में भी देते हैं। अब हम देख लेते हैं मीन कॉर्ड ऑफ विंग होता क्या है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, इस मीन कॉर्ड ऑफ विंग को ना हम लोग मैक भी कहते हैं। मैक मतलब एप्पल वाला मैकबुक नहीं, दिस इज मीन एरोडायनामिक कॉर्ड। ठीक है, समझते हैं। मीन एरोडायनामिक कॉर्ड भी समझते हैं और कॉर्ड भी समझते हैं, दोनों समझते हैं। ऐसे तो मजा नहीं है ना, अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो एक एक चीज समझने में मजा है। तो बात आता है मैक का। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, मीन एरोडायनामिक कॉर्ड। तो ये होता क्या है? सबसे पहले ऐसे समझो कि मेरा जो एयरक्राफ्ट का विंग होता है, क्या वो रेक्टेंगल होता है? नहीं, रेक्टेंगल तो नहीं होता है। वो क्या होता है? एक्चुअली टेपर होता है। ठीक है। मतलब यहाँ पे नैरो होता, यहाँ वो ना, यहाँ पे थोड़ा वाइड होता है और फिर धीरे 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 वो नैरो होता चला जाता है। आप देख सकते हो। ठीक है। तो अगर वो टेपर से नैरोवर, जैसे ऐसे यूजुअली टेपर होता है और वाइड से नैरो की तरफ जाया जाता है, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि विंग का जो विथ है वो 2 मीटर वाइड है। सपोज करो, देखो, अगर रेक्टेंगल होता तो हम बोल देते हैं कि इसका जो विथ है ना, वो 2 मीटर वाइड है। इसका अगर अगर रेक्टेंगल होता तो हम बोल देते कि 2 मीटर वाइड है। बट सिंस ये मेरा धीरे धीरे टेपर होते जा रहा है, नार्वर होते जा रहा है, तो हम ये तो बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पे आप देखोगे विथ चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? एक मिनट, डायग्राम बना के बताता हूँ। सपोज करो ये मेरा विंग है। अब आप देखो, यहाँ का विथ देखो, यहाँ का विथ देखो, यहाँ का विथ देखो, यहाँ का विथ देखो, हर विथ तो चेंज हुआ है। तो 2 मीटर वाइड तो एकदम ही नहीं है ये। तो हम लोग क्या करते हैं? एवरेज विथ निकाल लेते हैं। और ये जो एवरेज विथ निकालते हैं ना, इसी को हम लोग मैक बोलते हैं, मीन एरोडायनामिक कॉर्ड। ठीक है।
अब बात आना चाहिए कि ये कॉर्ड क्या होता है, ये क्या नया लफड़ा है। कॉर्ड भी समझ लेते हैं यार, कॉर्ड क्या है। मीन एरोडायनामिक कॉर्ड तो आपको समझ आ गया होगा कि एवरेज विथ जो हम लोग ले रहे हैं। अब देखो कॉर्ड समझाने के लिए ना पहले एक डायग्राम समझो कि ये ना मेरा एरोफॉल स्ट्रक्चर होता है विंग का। एरोफॉल सपोज करो अगर ये विंग है, इसको हम बीच से काट डालें, ठीक है, तो ये मेरा एरोफॉल स्ट्रक्चर मिलेगा। अब ये क्या होता है ना, एक इसमें से होता है मेरा लीडिंग एज, जो आगे रहता है उसको हम लीडिंग एज बोलते हैं, जो पीछे रहता है उसको हम ट्रेलिंग एज बोलते हैं, ठीक है। तो कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड मेरा एक इमेजिनरी लाइन है, हमेशा याद रखना इमेजिनरी लाइन है। तो पहले तो ये याद रख लो, इमेजिनरी लाइन है जो कि जाता है फ्रॉम लीडिंग एज मतलब फ्रंट से टू ट्रेलिंग एज, समझे, ये एक इमेजिनरी लाइन है। तो आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए कि यार हम लोग कॉर्ड क्यों नहीं यूज़ करते हैं। अभी सीजी का जो हम लिमिट परसेंट में आपको बताए, वो मैंने बोला कि मैथ परसेंट में यूज़ होता है, कॉर्ड परसेंट में क्यों नहीं यूज़ होता है, ये भी तो आना चाहिए ना दिमाग में। वही सेम रीज़न, क्योंकि विथ तो चेंज होते जा रहा है ना, ठीक है, समझे। कॉर्ड क्या हो गया, मीन एरोडायनामिक कॉर्ड क्या हो गया, ये सब समझ में आ गया होगा। तो देखो यूजुअली याद रखना, जो यूजुअली जो सीजी का लिमिट होता है ना, सीजी का जो लिमिट होता है वो यूजुअली पता है कितना होता है, 20 to 25% ऑफ मार्क, ठीक है, ये याद रखना। अब हम सीजी का लिमिट देख लेते हैं, और यहाँ से ना अब आपका चैप्टर और कंफ्यूजन चालू होता है, यहीं से लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत है, और इसको बड़ा सिंपल तरीके से समझेंगे। सीजी का लिमिट क्या है, तो सीजी के ना एक्चुअली हम देखें तो दो टाइप ऑफ लिमिट है। एक तो एक्सीडिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉरवर्ड लिमिट, ठीक है, और एक है एक्सीडिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी आफ्टर लिमिट हो गया, ठीक है। मतलब समझ लो दोनों का क्या फ़ायदा आगे बढ़ के, अगर मतलब ही इन सेंटेंस का नहीं समझ में आया तो। इसका मतलब हो जाता है कि मेरा जो सी जी है ना, वो आगे है फ्रंट लिमिट से, मतलब सी जी इज अहेड ऑफ अलाउड फ्रंट लिमिट। जो फ्रंट जो लिमिट हमने लगाया ना, रेंज का जो लिमिट लगाया है, उससे भी वो आगे चला गया है। कहाँ चला गया है, किस तरफ गया, डायरेक्शन टूवर्ड्स द नोज, याद रखना, क्योंकि फॉरवर्ड की बात हो रही है, तो अभी नोज ही मैं बताया था। इसका क्या हो गया कि सी जी जो है ना मेरा, वो कहाँ चला गया, बिहाइंड द रियर लिमिट, मतलब पीछे चला गया है काफ़ी, लिमिट को भी क्रॉस कर दिया है। कहाँ चला गया है, टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ टेल। मतलब समझ में आ गया ये दोनों का। आज ना हम लोग इसके सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि दूसरा भी कवर करने लगेंगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, और वीडियो लंबा चाहिए नहीं। हम्म तो हम सी जी फॉरवर्ड लिमिट देखते हैं। अब देखो बुक्स में क्या है ना, सी जी फॉरवर्ड लिमिट एक्सप्लेन किया हुआ रहता है, बट आपको समझ में नहीं आता। आप क्या करते हो कि फॉरवर्ड लिमिट एक्सीड, हाँ, आप क्या करते हो, सारे का पॉइंट याद कर लेते हो, वो काम मत करो, यहाँ पे समझो एक एक पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट हम ये, अच्छा पहले ये देख लेते हैं कि सी जी फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ। तो देखो मेरा सी जी कह रहे हैं कि ये एक एयरक्राफ्ट है मेरा, ठीक है। सी जी जो था मेरा यहाँ कहीं था, अभी हम सी जी यहाँ पे ले लिए, मतलब एयरक्राफ्ट का जो एवरेज एवरेज बैलेंस होना चाहिए था वो यहाँ से हट के इधर आ गया। तो होगा क्या इसके कारण, मेरा नोज भारी हो जाएगा, नोज बिकम्स हैवी। अब इसके कारण क्या होगा कि मेरा एयरक्राफ्ट कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, ये नोज नीचे चला गया और मेरा टेल ऊपर चला गया। इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। अब हम पहला पॉइंट देखते हैं, ये होता है सीजी फॉरवर्ड होने से बेसिक।
अब हम पहला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट लिखा है ना कि सीजी अगर आपका एक्सीड कर जाए फॉरवर्ड लिमिट को ना, तो इजी टू रिकवर फ्रॉम स्टॉल। ठीक है, अब ये स्टॉल का मतलब तो आपको पता ही होगा। अब देखो हुआ क्या कि क्योंकि आपका नोज, स्टॉल मतलब क्या होता है, स्टॉल ऐसा कंडीशन होता है जिसमें आपका एयरक्राफ्ट ना गिरने लगता है। तो हुआ क्या कि समझो आपका नोज हैवी होने के कारण ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, ये नीचे चला गया, ये ऊपर चला गया। अब आपको इसको तो रिकवर करना है, यही तो स्टॉल हो रहा है ना, इसको रिकवर करना है। अब आप रिकवर करने के लिए क्या करेंगे, इस टेल पे, जो ये टेल वाला पार्ट है ना, इस पे आप बहुत ज्यादा डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे। क्या करेंगे आप, टेल हैज टू पुश डाउन मोर टू बैलेंस द डाउन नोज। ठीक है, डाउन नोज को आपको बैलेंस करना है, यही तो करना है ना। अब किसके हेल्प्स, कहाँ पे आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, तो आपको पता होगा स्टेबलाइजर एक होता है, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर टू बी स्पेसिफाइड, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर। इसका काम क्या होता है हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर का, ये हमारे टेल प्लेन पे रहता है। इसका काम होता है ना पिच अप और डाउन, ये कंट्रोल करता है आपके पिच अप या पिच डाउन, मतलब एयरक्राफ्ट आपका ऊपर जाएगा या एयरक्राफ्ट आपका नीचे जाएगा, ये करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब ज़्यादा फोर्स लगाते हैं ना इस टेल पे, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर के थ्रू जब हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं ना, तो होगा क्या, मेरा जो टोटल लिफ्ट है ना वो इंक्रीज हो जाता है। हुआ क्या, मेरा लिफ्ट मेरा इंक्रीज हो गया विंग पे। इसके कारण क्या हो गया, जैसे ही आपका लिफ्ट इंक्रीज हुआ, ये जो यहाँ था, जो नोज नीचे था, ये अब ऊपर आ जाएगा। यहाँ आप नीचे फोर्स लगा, ये ऊपर आ गया। अब इसके कारण हुआ क्या कि आपका स्टॉल रिकवर हो गया। हो गया, पहला पॉइंट समझ में आया। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। देखो दूसरा पॉइंट ये कहता है ना इसमें, एक्सीड फॉरवर्ड लिमिट में, कि आपका जो एपरेंट वेट होता है ना, एपरेंट वेट है वो भी बढ़ जाएगा, और साथ में क्या होगा, स्टॉल स्पीड भी बढ़ जाएगा। अब पहले एपरेंट वेट का मतलब देख लेते हैं। अभी देखो हुआ क्या था कि एयरक्राफ्ट मेरा ऐसे था कुछ, नोज हैवी होने के कारण एयरक्राफ्ट का नोज नीचे चला गया था, ये ऊपर चला गया था। तो यहाँ पे टेल पार्ट पे हमने एक पुश डाउन फोर्स लगाया था बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो एक्चुअली में वेट फिर कितना हो गया, तो देखो वेट क्या हो गया, एयरक्राफ्ट का एक रियल वेट था कुछ, एयरक्राफ्ट का रियल वेट था, प्लस एक पुश डाउन फोर्स लगाने के कारण भी तो एक वेट आया ना यहाँ पे। सो एक्स्ट्रा पुश डाउन वेट, फोर्स वेट, पुश डाउन फोर्स वेट। अब ये दोनों का जो एडिशन है ना, उसी को हम एपरेंट वेट बोलते हैं। तो अब जब हम स्टेबलाइजर पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाए, तो जाहिर सी बात है मेरा एक्स्ट्रा पुट डाउन वेट बढ़ गया, जिसके कारण मेरा एपरेंट वेट तो बढ़ गया। ये तो इजी है, ये तो समझ में आ गया। ये कैसे बढ़ गया, स्टॉल स्पीड मेरा कैसे बढ़ गया। ठीक है, तो इसको देखने के लिए ना हम लोग एक कंसेप्ट को पहले समझते हैं। देखो कंसेप्ट को समझने के लिए पहले ये समझो कि आपको विंग्स में ज़्यादा लिफ्ट चाहिए, विंग्स नीड मोर लिफ्ट। क्यों चाहिए, क्योंकि आपको ये जो नोज मेरा डाउन है ना, इसको बैलेंस आउट करना है, बैलेंसिंग नोज डाउन फॉर लेवल फ्लाइट। आपको तो ये करना है ना, यही तो मेरा मेन गोल होना चाहिए। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, मोर लिफ्ट प्रोड्यूस करने के लिए हम करेंगे क्या कि एयरक्राफ्ट को हम हाई एंगल ऑफ अटैक पे फ्लाई करेंगे। ठीक है, एंगल ऑफ अटैक क्या होता है पहले वो समझ ले, या पहले आपको पूरा मैं बता दूं, पहले वही समझ लेता हूँ। एंगल ऑफ अटैक क्या होता है, देखो एंगल ऑफ अटैक क्या होता है ना, एंगल ऑफ अटैक, सो बेसिकली ये ना एक एंगल होता है, एंगल बिटवीन
कॉर्ड लाइन अभी मैंने बता दिया था, इमेजिनरी लाइन फ्रॉम लीडिंग एज टू द ट्रेलिंग एज विंग्स का, बताया था ना अभी आपको। तो ये एंगल होता है बिटवीन कॉर्ड लाइन ऑफ विंग एंड रिलेटिव एयर फ्लो। मतलब जो एयर ना आपके विंग्स पे टकरा रहा है उनके बीच का जो एंगल बनता है, ये एंगल ऑफ अटैक समझ लीजिए। एक समझ लो क्रिटिकल एंगल ऑफ अटैक, ठीक है, क्रिटिकल एंगल ऑफ अटैक समझ लो। अब देखो हुआ क्या क्रिटिकल एंगल ऑफ अटैक में, कि एक मोमेंट, ये एक ऐसा एंगल ऑफ अटैक है, ये एक ऐसा एंगल है कॉर्ड लाइन और एयर फ्लो का, जहां पे जो आपका लिफ्ट मिलेगा ना, आपको लिफ्ट मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम लिफ्ट मिलेगा। तो ये एक ऐसा मैक्सिमम एंगल है जहां पे जो आपको लिफ्ट मिलता है वो मैक्सिमम मिल सकता है। बट ये क्रिटिकल एंगल ऑफ अटैक के बाद आप जैसे ही और थोड़ा सा भी अगर आप एंगल ऑफ अटैक बढ़ाते हो ना इसके बाद, तो पता है क्या होता है, आपका जो एयर फ्लो होता है ना, एक मिनट थोड़ा सा मिटा के अच्छे से समझाने दो। तो अभी मैंने बताया कि क्रिटिकल एंगल ऑफ अटैक क्या है, एक ऐसा एंगल है, मैक्सिमम एंगल है एक्चुअली, जहां पे आपको मैक्सिमम लिफ्ट मिल सकता है। होगा क्या, जैसे ही आप क्रिटिकल एंगल ऑफ अटैक एक्सीड करते हो, एक्सीड करोगे, होगा क्या ना, देखो एयर फ्लो जो होगा ना वो ना सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट फ्रॉम, ओके चल गया, फ्रॉम अपर सरफेस ऑफ विंग, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, लिफ्ट जो होगा वो ड्रॉप करेगा रैपिडली। मैक्सिमम लिफ्ट अगर आपको चाहिए, आप क्रिटिकल एंगल ऑफ अटैक तक ही रहिए, उससे ज़्यादा एक्सीड करेंगे तो फिर ये सारे केसेस होने लगेंगे। विंग क्या करेगा आपका, स्टॉल होने लगेगा, ठीक है, और साथ ही ना आपको बफेटिंग फील होगा, बफेटिंग फील होगा, लॉस ऑफ कंट्रोल होगा, ये सब होने लगेगा, ठीक है। और साथ ही क्या होगा, आपका जो नोज होगा वो ड्रॉप कर जाएगा, इसी को तो हम लोग स्टॉल बोलते हैं। अच्छा बफेटिंग क्या होता है, नहीं पता है तो वो भी बता देता हूँ। बफेटिंग क्या होता है ना, शेकिंग और वाइब्रेशन, वाइब्रेशन आप फील करते हो एयरक्राफ्ट में जस्ट बिफोर स्टॉल, ठीक है। तो ये एक्चुअली मतलब ये जो बफेटिंग होता है ना, एक वार्निंग होता है कि जो स्मूथ एयर फ्लो आपके विंग पे जा रहा था ना वो अब ब्रेक डाउन हो रहा है, वो हो नहीं पा रहा है, एयर फ्लो जो है वो सेपरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक वार्निंग हो जाता है। अब देखो इतना तो आप समझ गए। अच्छा, आप एक चीज और समझ गए होंगे, ये भी नोट करके रख लो, कि जो एंगल ऑफ अटैक के कारण जो स्टॉल होता है ना, वो बेसिकली स्पीड के कारण नहीं होता है। आपका लो स्पीड है हाई स्पीड मतलब ही नहीं है उसको, ठीक है। वो एक्चुअली क्यों हो रहा है, वो अगर आप क्रिटिकल एंगल ऑफ अटैक एक्सीड कर रहे हो तो हो रहा है, उसके कारण हो रहा है ना, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं कि काम क्या हो रहा है, कैसे कैसे काम हो रहा है। तो देखो क्या पॉइंट था कि एपरेंट वेट जो है वो इंक्रीज कर लिया है, साथ ही में क्या हुआ है, जो मेरा स्टॉल स्पीड था वो भी बढ़ जाता है एक्सीड फॉरवर्ड लिमिट में। तो एपरेंट वेट वाला किस्सा तो हम समझ गए, क्योंकि एक एक्स्ट्रा जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो रियल एयरक्राफ्ट का वेट के साथ एक ये भी लग रहा है, जिसके कारण मेरा एपरेंट वेट बढ़ जा रहा है। स्टॉल स्पीड कैसे बढ़ जा रहा है, तो देखो अभी मैं आपको बताया कि क्योंकि नोज डाउन है तो पायलट को क्या करना है, नोज अप करने के लिए लिफ्ट जनरेट करवाना है, GNERAT। अब लिफ्ट जनरेट कराने का ना दो तरीका होता है, या तो होता है स्पीड बढ़ा दो, या तो होता है एंगल ऑफ अटैक बढ़ाओ, बट क्रिटिकल एंगल ऑफ अटैक से कम रखो इसको, ठीक है, ये होता है। अब होगा क्या ना, आप जब लिफ्ट बढ़ाओगे ना तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो एयरक्राफ्ट का कंडीशन होगा ना, वो एयरक्राफ्ट ना आप क्लोजर टू क्रिटिकल एंगल ऑफ अटैक पे आ ही जाओगे, ठीक है। जो कि यूजुअली क्रिटिकल एंगल ऑफ अटैक अगर मैं बात करूँ तो यूजुअली 15 डिग्री से लेके 18 डिग्री तक होता है, ठीक है।
और एयरक्राफ्ट यहाँ पे क्या, अगर एयरक्राफ्ट जैसे ही क्रिटिकल एंगल ऑफ अटैक को क्रॉस कर दिया तो क्या होगा, आपका एयरक्राफ्ट स्टॉल होने लगेगा, जिसके कारण आपका जो स्टॉल स्पीड होगा वो बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? यही तो था ना, यही तो था। तो एक कंडीशन लिख लो ताकि आपको ध्यान में रहे, ये ना बड़ा काम का चीज़ है, याद कैसे रह पाए। तो 3 पॉइंट लिख लो, ऐसे ऐसे 3 पॉइंट बना लो और लिखो कि एट क्रिटिकल एंगल ऑफ अटैक मैक्सिमम लिफ्ट, ठीक है, बिलो क्रिटिकल एंगल ऑफ अटैक लिफ्ट increases with angle of attack, and after critical angle of attack stall happens। और यही होता है क्योंकि आप ज़्यादा रेड एलिवेटर जो आपका हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर है, जो एलिवेटर है, उसमें आप ज़्यादा डाउनवर्ड फोर्स लगाते हो, टेल पे ज़्यादा फोर्स लगाते हो, मतलब ज़्यादा आप एपरेंट फोर्स आप इंक्रीज कर रहे हो, जिसके कारण क्या होता है, ये एपरेंट फोर्स इंक्रीज होने के कारण आपका नोज तो ऊपर जाता है, बट एक पॉइंट पे ना ज़्यादा फोर्स लगाने के कारण आप क्रिटिकल एंगल ऑफ अटैक भी हो सकता है एक्सीड कर दो, जिसके कारण स्टॉल होता है। और जब स्टॉल होगा तो स्टॉल स्पीड तो बढ़ेगा ना। तो समझा श्याम? बहुत इजी तरीके से समझाया मैंने। अब हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। अब थर्ड पॉइंट फॉरवर्ड लिमिट एक्सीड में ये है ना कि आपका अप्रोच स्पीड जो होता है ना वो बढ़ जाता है, साथ ही में क्या होता है, आपका जो लैंडिंग डिस्टेंस जो रिक्वायर्ड है वो बढ़ जाता है। अब हम वो समझते हैं कि ये क्या क्या बात कर रहा है, कैसे कैसे काम हो रहा है। तो देखो, उससे पहले ना हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं। अभी मैं आपको वापस फिर बेसिक बता रहा हूँ जिससे आप समझ पाओ। उससे पहले हम एक एक वर्ड को समझा देते हैं आपको, तो फिर ज़्यादा आसानी पड़े। अप्रोच स्पीड क्या होता है? तो अप्रोच स्पीड एक ऐसा स्पीड है एट विच एयरक्राफ्ट फ्लाइज ड्यूरिंग फाइनल अप्रोच। फाइनल अप्रोच का मतलब क्या होता है? फाइनल अप्रोच वो टाइम होता है जब आप लैंड करने वाले ही हो। फाइनल अप्रोच टू लैंड, दैट इज स्पीड जस्ट बिफोर टचडाउन। ठीक है, इसी को तो हम अप्रोच स्पीड बोलते हैं ना। और ये जो अप्रोच स्पीड होता है ना, हमेशा याद रखना कि आपका स्लाइटली अबव होता है स्टॉल स्पीड। पता है कितना होता है? 1.3 इंटू स्टॉल स्पीड। क्यों होता है अभी हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे कि क्यों 1.3 टाइम्स ऑफ स्टॉल स्पीड होता है ये। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। समझ ही लेते हैं, इसको भी ख़त्म ही करते हैं ये भी समझ के। देखो, अब सपोज करो, अभी मैं आपको बताया कि जो मेरा अप्रोच स्पीड होगा वो कितना होगा, 1.3 टाइम्स ऑफ स्टॉल स्पीड। ये जो एक्स्ट्रा स्पीड है ना, जो 1.3 टाइम्स जो मेरे को मिल गया, ये मेरे को क्या करता है ना, बफर जोन देता है, एक बफर एरिया देता है, एरिया या जोन दिया, किस लिए? सेफ्टी के लिए एंड कंट्रोल के लिए। ठीक है, होता क्या है, बफर मिलने से क्या होगा ना, सबसे पहला चीज़ तो ये होता है कि आप ना सेफ रहते हो, सेफ फ्रॉम टर्ब्यूलेंस या फिर गस से, कैसा भी बताते हैं। दूसरा क्या हो गया, आप मेंटेन कर सकते हो एनफ लिफ्ट, एनफ लिफ्ट या फिर कंट्रोल, जिसको हम लोग एक और भाषा में बोले तो स्लगिश कंट्रोल भी कहते हैं, स्लगिश कंट्रोल भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि हम ना अवॉइड कर देते हैं एक्सीडेंटल स्टॉलिंग को ग्राउंड पे, अवॉइड एक्सीडेंटल स्टॉलिंग। ठीक है, क्लोज टू ग्राउंड, जिसका मतलब अगर मैं एक दूसरे साफ शब्दों में आपको इजी वे में बताऊं तो ये आपको स्पेस दे देता है, गिव्स स्पेस टू फ्लेयर सेफली, सेफली।
अब देखो यार, फ्लेयर का मतलब नहीं पता है, कोई बात नहीं, भाई आया है बता के जाएगा। नहीं पता होता यार, मेरे को भी नहीं पता होता। फ्लेयर का मतलब क्या होता है कि नोज जो है ना आपका, वो स्लाइटली उठा हुआ है, स्लाइटली उठा हुआ है जस्ट बिफोर टच डाउन। सिंपल यही होता है, बिफोर टच डाउन। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए। अच्छा, एक और एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे तो सपोज करो अगर मेरा स्टॉल स्पीड था 60 नॉट्स, तो मेरा अप्रोच स्पीड कितना हो गया, 1.3 टाइम्स हो जाएगा ना। तो कितना हो गया, 1.3 इंटू 60 विच इज 10 0 60 18 78 नॉट्स। ठीक है, देखो 78 नॉट हो गया। अगर हम बफर एरिया देखें तो मेरे को एक्स्ट्रा कितना मिला, एक्स्ट्रा कितना मिला, 78 माइनस 60, यानी 18 नॉट ना मेरे को एक एक्स्ट्रा मिल गया। ये जो एक्स्ट्रा है ना, यही तो मेरा बफर है। ठीक है, होता क्या है कि सपोज करो कि आप फ्लाई करते हुए जा रहे हो और विंड जो है ना ड्रॉप कर गया, विंड सडनली ड्रॉप कर गया। ये सडनली ड्रॉप ऑफ विंड को हम क्या बोलते हैं, विंड शीयर बोलते हैं, विंड शीयर हुआ। ठीक है, या फिर एयरक्राफ्ट सपोज करो गस्ट या फिर टर्बुलेंस एक्सपीरियंस किया, तो होना क्या चाहिए, आपका तो एयरक्राफ्ट गिर जाना चाहिए। क्योंकि आपके पास, अगर सपोज करो ये आप एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हो और ये सब कंडीशन आ जाए, तुरंत हवा हुआ रुक जाए, तब तो आपका एयरक्राफ्ट गिर जाना चाहिए ना। बट क्योंकि आपके पास एक एनफ स्पीड है, तो आप ना लिफ्ट जनरेट कर सकते हो। अभी मैं आपको बताया ना कि लिफ्ट जनरेट करने का दो ही तरीका होता है, या तो आप स्पीड अपना ज़्यादा रखो, एयर स्पीड ज़्यादा रखो, या तो आप एंगल ऑफ अटैक बढ़ाते जाओ। तो देखो, ये मैक्सिमम के कारण क्या हो गया, मेरा फ्लेयर करने में मतलब मेरे को ना लिफ्ट जनरेट करने में आसानी पड़ा। ठीक है, सो आई वॉज हैविंग एनफ स्पीड एंड लिफ्ट टू स्टे फ्लाइंग। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये, आप तो समझ गए कि अप्रोच स्पीड क्या होता है, ये 1.3 टाइम ज़्यादा क्यों होता है। बट वापस हम लोग बैक टू क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या था कि अभी आपने थर्ड पॉइंट देखा था कि मेरा जो अप्रोच स्पीड होता है वो भी बढ़ता है और मेरा लैंडिंग डिस्टेंस भी बढ़ता है। ठीक है, ये भी बढ़ता है। क्यों बढ़ रहा है, फॉरवर्ड लिमिट एक्सीड होने पे ये दोनों क्यों बढ़ रहा है, ये समझ जाएंगे ना तो आप ये भी समझ जाएंगे। पहले ये समझते हैं हम लोग कि क्यों बढ़ रहा है। देखो, हुआ क्या, अभी मैं आपको बताया कि लिफ्ट कैसे जनरेट होता है, एंगल ऑफ अटैक प्लस एयर स्पीड, या फिर दोनों में से कोई एक, दोनों हो जाए तो अपने बल्ले बल्ले है। ठीक है, अब ऐसे समझो, अभी मेरा एयरक्राफ्ट तो लेवल फ्लाइट में नहीं है क्योंकि नोज तो मेरा झुका हुआ है। सो टू मेंटेन लेवल फ्लाइट, आपको लेवल फ्लाइट मतलब ये जो नोज है इसको बीचों बीच ऐसे लेके आ जाना, ये कुछ ऐसा लेवल फ्लाइट दिखेगा आपको। लेवल फ्लाइट एंड एयरक्राफ्ट मस्ट प्रोड्यूस एनफ लिफ्ट टू बैलेंस वेट, यही होगा ना। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिफ्ट जनरेट करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। अब लिफ्ट जनरेट करने का मैं आपको दो तरीका बताया, पीछे भी वापस बोल रहा हूँ, इसको याद कर रहा हूँ, जितनी बार बता रहा हूँ उतनी बार दिमाग में डालो। या तो एंगल ऑफ अटैक बढ़ाएंगे या हम अपना एयर स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, अब क्या है, एयर आप एंगल ऑफ अटैक बढ़ाना, बट अभी मैं आपको पीछे बताया था एंगल ऑफ अटैक के समय में कि क्रिटिकल एंगल एक्सीड मत होने देना। क्रिटिकल एंगल ऑफ अटैक एक्सीड नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप क्या करते हो ना, अब अप्रोच के समय में मेरे को फुल लिफ्ट तो नहीं चाहिए। अप्रोच का मतलब क्या होता है, आप लैंड करने के लिए आ रहे हो, इस समय आपको लगता है कि आपको एंगल ऑफ अटैक बढ़ाने की जरूरत है। भाई इस समय तो मेरे पास कम से कम एंगल ऑफ अटैक होना चाहिए ना, क्योंकि आप नीचे आ रहे हो लैंड करने के लिए। अगर आपको टेक ऑफ करना रहता तो आपको मैक्सिमम एंगल ऑफ अटैक की जरूरत होती लिफ्ट जनरेट करने के लिए। बट अभी तो आप नीचे आ रहे हो तो आपको एंगल ऑफ अटैक चाहिए, बट थोड़ा सा चाहिए लिफ्ट जनरेट करने के लिए। तो फिर ये जो थोड़ा सा चाहिए, इसको मैनेज कौन करेगा, एयर स्पीड बढ़ा के हम मैनेज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना।
तो हमने क्या किया कि काउंटर करने के लिए किया क्या हमने, एंगल ऑफ अटैक तो हमें कम चाहिए, हमने क्या किया, लिफ्ट जनरेट करने के लिए एयर स्पीड अपना बढ़ा दिया। एयर स्पीड बढ़ाने का मतलब क्या किया, हमने अपना अप्रोच स्पीड जो था उसको बढ़ा दिया। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बात आता है कि अप्रोच स्पीड बढ़ा तो मेरा लैंडिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड कैसे बढ़ गया। अब सबसे पहले समझते हैं लैंडिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड होता क्या है भाई। अप्रोच स्पीड समझ में आ गया ना क्यों बढ़ा है। एंगल ऑफ अटैक हमें नहीं बढ़ाना था, हमें लिफ्ट चाहिए था थोड़ा सा, उसके लिए हमें एंगल ऑफ अटैक नहीं बनाना था, तो हमने क्या किया, एयर स्पीड बढ़ा दिया। ठीक है, अब आता है लैंडिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड। ठीक है, अब लैंडिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, ये ना मेरा एक रनवे लेंथ है, रनवे लेंथ है जो कि एक एयरक्राफ्ट को ज़रूरत होता है टू कम टू कंप्लीट रेस्ट या फिर स्टॉप, कंप्लीट स्टॉप का मैं बात कर रहा हूँ, आफ्टर टचडाउन, टचडाउन। अब ये लैंडिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है वो भी देख लेते हैं। तो पहला फैक्टर है मेरा हायर स्पीड। देखो अगर हायर स्पीड होगा ना तो मेरे को लंबा डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा। कभी गाड़ी चलाओ स्पीड में, गाड़ी चलाओ स्पीड में, आप सपोज करो बाइक चला रहे हो, ठीक है, आप बाइक चला रहे हो सपोज करो, और ना अब बहुत स्पीड में हो, मतलब केटीएम वेटीएम चला रहे हो, और तुरंत आगे में कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, कोई गाड़ी रुका हुआ है या कुछ भी है, कोई बूढ़ा व्यक्ति पार कर रहा हो, आपको ब्रेक मारना हो, आप ब्रेक मारोगे ना आप गिर जाओगे। ठीक है, आप स्किड कर जाओगे। बट वही आपको दूर में ही कोई बूढ़ा आदमी दिख गया, आप आ रहे थे आपको दूर से दिख गया, तो आपके पास सोचो इतना डिस्टेंस बच गया ना अपना एयरक्राफ्ट को स्लो करने के लिए। तो ऑल्दो आप ज़्यादा स्पीड में थे, आपको अगर ज़्यादा डिस्टेंस मिल गया तो फिर तो आप रुक सकते हो ना धीरे धीरे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा दो, अप्रोच स्पीड आपका ज़्यादा बढ़ा हुआ था। ठीक है, बट हम और भी फैक्टर देख लेते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे, हायर स्पीड के लिए आपको लॉन्गर डिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है, वो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा दो। दूसरा एयरक्राफ्ट का वेट। तीसरा रनवे का कंडीशन, रनवे का कंडीशन, क्या क्या कंडीशन रनवे के हो सकते हैं, तो देखो या तो रनवे वेट हो सकता है, या तो रनवे ड्राई हो सकता है, या तो रनवे का कोई स्लोप हो सकता है, या तो रनवे पे कोई विंड चल रहा हो सकता है, ये सब भी हो सकता है। फिर आप कौन सा ब्रेक यूज़ करते हो, ब्रेकिंग सिस्टम आप क्या यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप स्पॉइलर यूज़ कर रहे हो, आप रिवर्स थ्रस्ट यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब फैक्टर पे भी आपका लैंडिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है। बट मोस्टली अगर आपका अप्रोच स्पीड ज़्यादा है, आपका स्पीड ज़्यादा है, तो बेहतर है कि आप डिस्टेंस ज़्यादा ही रखिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हो। अब हम देख लेते हैं चौथा जो फॉरवर्ड लिमिट एक्सीड वाला है, दैट इज मोमेंट इंक्रीजेस एज आर्म इंक्रीजेस। यार ये ना अभी मैं आपको बताया था कि जैसे जैसे मोमेंट, फॉर एग्जांपल वापस मैं बता रहा हूँ फिर हम आगे पढ़ते हैं इसको। मैं आपको एग्जांपल बताया कि यार ये लंबा वाला है, यहाँ पे मेरा 20 है केजी, और ये जो मेरा डिस्टेंस है ये मेरा 2 मीटर है। यहाँ पे मेरा 40 है केजी, और यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 1 है। अब देखो इसको बैलेंस तो होगा, क्यों बैलेंस होगा, क्योंकि जब हम मोमेंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो मैंने क्या बोला, वेट इंटू आर्म बताया था आपको। तो अगर इस केस में निकालेंगे तो 40 आ जाएगा, इस केस में निकालेंगे तो भी 40 आ जाएगा, 20 × 2 40 ही होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ज़्यादा मोमेंट लगा। क्यों ज़्यादा मोमेंट लगा, क्योंकि आर्म डिस्टेंस बढ़ा तो मेरा ज़्यादा मोमेंट लग गया, तभी तो बैलेंस कर पाया ना इस 40 केजी को। ठीक है, यही हुआ। अब देख लेते हैं फॉरवर्ड लिमिट एक्सीड होने से कैसे आर्म बढ़ा और मोमेंट बढ़ा। ठीक है, देखो पहले हम लोग रिकॉल तो अभी मैंने आपको करा दिया। अब कंडीशन बोला गया था कि सीजी जो है ना टू फार फॉरवर्ड, मतलब लिमिट एक्सीड कर दिया, बहुत आगे सीजी मेरा चला गया। इसका मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कि मेरा जो बहुत सारा वेट है ना वो कहाँ लोकेटेड है, एट लॉन्गर फॉरवर्ड आर्म, बहुत आगे लोकेटेड है।
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज हैवी आइटम लाइक, वेट क्या हो गया यहाँ पे, हैवी आइटम लाइक कार्गो हो गया, पैसेंजर हो गया, पैसेंजर हो गया, ये कहाँ पे प्लेस्ड है, अहेड ऑफ सी जी, यही है ना, अहेड ऑफ सी जी, अहेड ऑफ सी जी का मतलब हम बोल सकते हैं टुवर्ड्स द नोज, टुवर्ड्स द नोज हो गया। तो मतलब हुआ क्या, इसके कारण मेरा आर्म डिस्टेंस बढ़ गया, आर्म डिस्टेंस बढ़ गया ना। अब आर्म डिस्टेंस बढ़ा तो क्या हुआ, मेरा मूवमेंट बढ़ गया। समझ में आया, सीसॉ वाला एग्जांपल अभी जो मैंने बताया, तो चौथा भी मैंने आपको बता दिया। अब हम पांचवा देख लेते हैं। पांचवा हमारा क्या कहता है ना, कि जब हमारा सीजी का लिमिट, फॉरवर्ड लिमिट आगे होता है, तो हमारा जो टेक ऑफ स्पीड होता है ना, जैसे कि V1 हो गया, VR हो गया, VMU हो गया, ये भी ना मेरा बढ़ जाता है, ये तीनों बढ़ जाते हैं। ठीक है, कैसे बढ़ते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तीनों का डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो V1 क्या है, मेरा एक डिसीजन स्पीड है। ये ऐसा स्पीड होता है ना कि आपके पास लास्ट चांस है अगर आपको अपना टेक ऑफ अबॉर्ट करना है तो, क्योंकि इसके बाद अगर आपने V1 स्पीड क्रॉस कर दिया तो आप टेक ऑफ अबॉर्ट कोई कीमत पे नहीं कर सकते, आपको करना ही नहीं पड़ेगा, फिर आपको घूम के आना पड़ेगा। तो डिसीजन स्पीड एंड लास्ट चांस टू अबॉर्ट टेक ऑफ। और ये कब करते हैं, कोई इमरजेंसी में ही बेसिकली करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। VR क्या होता है, ये ना एक्चुअली एक रोटेशन स्पीड होता है। चल गया, रोटेशन स्पीड होता क्या है, तो ये वो स्पीड है जब व्हेन यू स्टार्ट लिफ्टिंग द नोज, लिफ्टिंग द नोज। ठीक है, अब VMU क्या होता है, VMU क्या हो गया, ये ना मिनिमम, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, अनस्टिक स्पीड है। होता क्या है ये मिनिमम अनस्टिक स्पीड, तो ये होता है कि मिनिमम स्पीड जिस पे आप लिफ्ट ऑफ कर जाते हो, टू लिफ्ट ऑफ। ठीक है, अब ये समझ में आ गया, तो अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले हम लोग VR से ही चालू करते हैं। ठीक है, सपोज करो ये मेरा VR है। अब बात होता है कि फॉरवर्ड लिमिट एक्सीड होने से VR क्यों बढ़ गया, यही था। देखो, CG अगर मेरा टू फॉरवर्ड है, टू फॉरवर्ड का मतलब ही तो लिमिट एक्सीड कर गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, नोज मेरा हैवी है, यही हुआ ना। इसका मतलब जो एलिवेटर, एलिवेटर का काम क्या है, पिच अप पिच डाउन वाला काम है। एलिवेटर ऑफ एयरक्राफ्ट मेरा कहाँ पे है, टेल पे है, यहीं पे लगा हुआ होता है जिससे। और ये जो एलिवेटर जो मेरा टेल पे लगा हुआ है, ये कहाँ है, फार बिहाइंड CG, CG के बहुत पीछे है। ठीक है, तो सपोज करो यू वांट टू पिच अप द नोज, ठीक है, ड्यूरिंग VR। आपको अगर VR के समय में, VR मतलब क्या हो गया, VR एक ऐसा टाइम है जहां पे आप क्या करते हो, स्टार्ट धीरे धीरे नोज ऊपर करना चालू करते हो, है ना। तो आप समझो कि पिच करना, आप एक ऐसा टाइम है, यू वांट टू पिच अप द नोज ड्यूरिंग VR, VR के समय में अगर सपोज करो आपको अपना नोज ऊपर करना है, यही तो मेरा अल्टीमेट गोल, तो मेरा यही है ना, ऊपर करना है। बट क्योंकि आपका CG बहुत आगे है, सिंस CG इज फार अहेड या फॉरवर्ड में है, द नोज, जो नोज होगा, नोज के पास एक स्ट्रॉन्ग टर्निंग फोर्स होगा। नोज शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग टर्निंग फोर्स, होगा कि नहीं होगा, नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं, वापस समझाते कैसे नोज के पास एक स्ट्रॉन्ग टर्निंग फोर्स होगा। देखो, फार अहेड है, बहुत आगे है, HEAD, फार अहेड का मतलब क्या हो गया, कि जो मेरा आर्म डिस्टेंस है वो मेरा ज़्यादा हुआ, नोज हैवी है मतलब वेट भी ज़्यादा हुआ,
अरे भाई जब ये वेट ज़्यादा है, आर्म डिस्टेंस ज़्यादा है, तो वेट इंटू आर्म डिस्टेंस को ही तो मोमेंट बोलते हैं, तो वो भी तो अल्टीमेटली ज़्यादा ही होगा ना। तो मेरा मोमेंट भी ज़्यादा हुआ। अब समझ में आया कैसे टर्निंग फोर्स मेरा स्ट्रॉन्गर लगा नोज के पास। ठीक है। इसका मतलब हुआ क्या, ये मोमेंट बढ़ने के कारण क्या इसका मतलब हुआ, दिस मीन्स द टर्निंग मोमेंट ट्राइंग टू कीप द नोज डाउन स्ट्रॉन्गर। जो आपका टर्निंग मोमेंट है ना, जो कि आपके नोज को डाउन करना चाह रहा है, टर्निंग मोमेंट टू कीप नोज डाउन इज स्ट्रॉन्गर, यही है। अब यहाँ पे सीन देखो, देखो अब जो एलिवेटर है मेरा, ठीक है, जो कि चाहता है कि हम अपने नोज को अप करें, पिचअप करें, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मस्ट जनरेट मोर फोर्स टू ओवरकम, क्या, ओवरकम द टर्निंग फोर्स। ये जो टर्निंग फोर्स है, जो टर्निंग मोमेंट है, इसको ओवरकम करने के लिए उससे ज़्यादा भी फोर्स लगाना पड़ेगा, टर्निंग मोमेंट ऑफ नोज, इससे ज़्यादा लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक कैच है, कैच समझना, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है ना आपको। अब देखो कैच क्या है ना, यहाँ पे कैच ये है कि एलिवेटर के पास जो ऑथोरिटी है या जो क्षमता है या जो इफेक्टिवनेस है, कुछ भी बोल लो, इफेक्टिवनेस है, ठीक है, ये इंक्रीज कैसे होगा, ये इंक्रीज कब होगा, जब हाई स्पीड पे रहेगा, तभी ना। एलिवेटर के पास ताकत कहाँ से आएगा, हाई स्पीड पे रहेगा तभी तो ताकत आएगा, क्योंकि एलिवेटर जो होता है ना, याद रखना, रिलाइज कंप्लीटली ऑन एयर फ्लो, एयर फ्लो पे ही तो रिलाई करता है ना। तो एयर फ्लो आप कैसे बढ़ाओगे, बहुत स्पीड में जाओगे तभी तो आप एयर फ्लो बढ़ा पाओगे ना यहाँ पे। ठीक है। तो इसके कारण आपको क्या करना पड़ेगा, वी आर अपना जो है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। जब सी जी फॉरवर्ड होता है तो वी आर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसीलिए तो रोटेशन, हमको अगर अपना नोज ऊपर करना है, जो कि नोज एक्चुअली में भारी है और जिसका टर्निंग फोर्स नीचे है, बार बार झुक जा रहा है, उसको ऊपर करने के लिए मेरे को वी आर अपना बढ़ाना पड़ेगा। वी आर मतलब ज़्यादा स्पीड में एयरक्राफ्ट को लेके जाना पड़ेगा ताकि हम नोज ऊपर कर सके, रोटेशन स्पीड जो होगा ज़्यादा होगा। समझ में आया ये, एकदम बच्चे जैसा बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब बात आता है वीएमयू। वीएमयू क्या होता है, वीएमयू का भी मैंने आपको पीछे में मतलब बताया था। ठीक है, अब हम देखिए, वीएमयू का मिनिमम अनस्टिक स्पीड होता है, जो कि एक मिनिमम स्पीड होता है जिस पे आप लिफ्ट ऑफ कर जाते हो। ठीक है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि ऐसा स्पीड जिसमें हम लिफ्ट कर जाए टू गेट एयरबॉर्न, ये भी तो बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना। अब समझना, चीज़ें समझने की कोशिश करना, यहाँ से ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, देखो, टू लिफ्ट ऑफ, आपको लिफ्ट करने के लिए विंग को, अच्छा वीएमयू का पहले मतलब लिख देता हूँ, फिर एनफ लिफ्ट टू गेट एयरबॉर्न, एयरबॉर्न। ठीक है, अब देखो, लिफ्ट ऑफ करने के लिए विंग आपका जनरेट करना चाहिए एनफ लिफ्ट। ठीक है, तभी तो आप लिफ्ट ऑफ करोगे ना। बट फिर वो वाला केस आ गया कि मेरा जो सीजी है वो मेरा फॉरवर्ड है। ठीक है, और ये फॉरवर्ड सीजी है, इसीलिए आपको ज़्यादा लिफ्ट की ज़रूरत है, क्योंकि नोज आपका ज़्यादा झुका हुआ है, मोर लिफ्ट इज नीडेड। अगर कम झुका हुआ रहता या झुका हुआ नहीं रहता तो आपको थोड़ा सा लिफ्ट की ज़रूरत थी ना, एयरक्राफ्ट को लिफ्ट कराने के लिए, एयरबॉर्न के लिए। बट क्योंकि आपका नोज काफ़ी ज़्यादा झुका हुआ है, काफ़ी ज़्यादा झुका हुआ है, तो आपको ज़्यादा लिफ्ट चाहिए होगा ना, ज़्यादा लिफ्ट प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा इसको ऊपर लाने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि लिफ्ट आप कैसे जनरेट कर सकते हो। दो ही तरीका है आपके पास, या तो अपना एंगल ऑफ अटैक भाई साहब बढ़ा दो, या तो अपना स्पीड बढ़ा दो। ठीक है, क्यों, क्यों, अच्छा ये दोनों हम लोग क्यों लिखते हैं, क्यों, यही दोनों रीज़न है। तो देखो, अगर आप कभी भी लिफ्ट का इक्वेशन देखोगे ना, तो लिफ्ट का इक्वेशन होता है हाफ रो वी स्क्वायर एस इंटू कोफिशियंट ऑफ लिफ्ट। जिस पे आप देखोगे वी का मतलब क्या, एल का मतलब तो लिफ्ट हो गया, रो का मतलब क्या हो गया, एयर डेंसिटी हो गया,
वी का मतलब क्या हो गया, ये एयर स्पीड हो गया। एस का मतलब क्या हो गया, एस का मतलब एरिया होता है, स्पेशली विंग एरिया होता है। और सीएल का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ लिफ्ट, जो कि डिपेंडेंट होता है आपका एंगल ऑफ अटैक पे। तो यही दोनों पे तो डिपेंड कर रहा है ना। ठीक है, विंग एरिया पे सब कर रहा है, हमें जो पढ़ना है एंगल ऑफ अटैक और स्पीड, इस पर तो डिपेंड कर ही रहा है ना, 110% कर रहा है। तो दोनों को बढ़ाने से मेरा लिफ्ट भी बढ़ जाएगा। पर यहाँ पे कैच क्या आ गया, कैच ये आ गया कि आप अभी टेक ऑफ कर रहे हो। वीएमयू क्या है, एनफ लिफ्ट टू गेट एयरबॉर्न, मतलब अभी तो आप जमीन पे ही हो ना, आपको थोड़ा सा लिफ्ट चाहिए ताकि आप हल्का सा हवा में आ सको। तो जब आप टेक ऑफ कर रहे हो, सिंस एट टेक ऑफ एंगल ऑफ अटैक तो आपके पास कम ही है ना, एंगल ऑफ अटैक इज लिमिटेड। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा लिफ्ट जनरेट करने के लिए, अब एंगल ऑफ अटैक लिमिट है तो इस पे तो ज़्यादा आप खिलवाड़ कर नहीं सकते हो। बचा क्या ऑप्शन, स्पीड, तो आप करोगे क्या, यू नीड हायर स्पीड। इसीलिए आप क्या करोगे, समझे, 110% समझ गए होंगे। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। तो वी आर देख लिया हमने कैसे बढ़ा, वी एम यू देख लिया क्यों बढ़ा। अब वी वन भी देख लेते हैं। वी वन अभी मैं क्या बताया कि एक डिसीजन स्पीड है जो कि हम टेक ऑफ के समय में लेते हैं। और याद रखना ये जो वी वन होता है ना, ऑल्दो वी वन मेरा बढ़ता है, ठीक है, फॉरवर्ड सीजी के कारण, बट जो वी वन होता है ना, ये लेस देन होता है आपका वी आर एंड वी एम यू से, और वी आर से कम ही होता है ये। ठीक है, डिसीजन स्पीड ड्यूरिंग टेक ऑफ। अब देखते हैं क्या होता है। देखो, नोज हैवी है, जिसके कारण क्यों हैवी है, क्योंकि जो मेरा सी जी का जो लिमिट है वो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड में जा चुका है। अब नोज हैवी के कारण क्या है कि टू मेक लिफ्ट आपको ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा अपने टेल में, मोर फोर्स एट टेल, पीछे बताया अभी, 2-3 बार बता चुका हूँ। अब ये फोर्स देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इट कैन ओनली बी अटेन्ड, कैन, अभी मैं आपको पीछे बताया ना कि एक कैच क्या था, कि अगर आपको पीछे अपने एलिवेटर को पावर देना है ना, तो उसमें एयर फ्लो बढ़ाना पड़ेगा। एयर फ्लो बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, ज़्यादा स्पीड अप करोगे। तो इट कैन ओनली बी अटेन्ड बाय इंक्रीजिंग स्पीड। ठीक है, अब मोर स्पीड कहाँ आपको मिलेगा, ज़्यादा स्पीड कब मिलेगा, जब आपके पास ज़्यादा बड़ा रनवे होगा। ठीक है, अब ज़्यादा बड़ा रनवे है तो कम रूम होगा आपके पास, लेस रूम टू, लेस रूम लेफ्ट, एक्चुअली लेफ्ट टू स्टॉप, कम रूम बचेगा ना आपके पास रुकने के लिए। इसका मतलब क्या हो गया, टू सेफली अबॉट और टेक ऑफ बिफोर वी आर। अच्छा, जो वी वन होता है ना, पहले वी वन होता है, फिर वी आर होता है, फिर वी एम यू होता है। ठीक है, ऐसे ये सीक्वेंस याद रखना। तो अगर आपको सेफली अबॉर्ट करना है, रोकना है कोई भी टेक ऑफ को वी आर से पहले, क्योंकि वी वन अगर आप क्रॉस कर दिए तो फिर पॉसिबल नहीं है ना, वी आर से पहले करना है, तो आपको डिसीजन पहले लेना पड़ेगा। इसीलिए ना, इसी रीज़न की वजह से हम लोग जो वी वन है ना, उसको हाई रखते हैं, ताकि हम लोग मैच कर सके वी आर के इंक्रीज, जो वी आर जो हम बढ़ा है ना यहाँ पे, उससे मैच करने के लिए हम लोग वी वन को बढ़ाते हैं। ठीक है, और ये वी वन कैसे बढ़ा रहे हैं, ये तो समझ में आ गया ना, कैन ओनली बी अटेंड बाय हाई स्पीड, क्योंकि लिफ्ट आपको जनरेट कराना है। एंगल ऑफ अटैक तो अभी हो ही नहीं सकता, यहाँ तो आपको सिर्फ चलाना है इसको, अभी तो उड़ने की बात हो ही नहीं रही, अभी तो रनवे पे ही दौड़ाना है। रनवे पे दौड़ाने के लिए आपको क्या, नोज जो नीचे है उसको ऊपर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंगल ऑफ अटैक का तो लफड़ा ही यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन बचा है कि स्पीड बढ़ाओ भाई। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं टोटल ड्रैग वाला। तो फिफ्थ पॉइंट तो पास तक हमने देख लिया है, अब एक बार छठा भी देख लेते हैं। तो सिक्स पॉइंट कहता है कि जब आपका फॉरवर्ड लिमिट एक्सीड कर जाता है ना, तो आपका जो टोटल ड्रैग होता है ना, वो बढ़ जाता है। ठीक है, अभी ड्रैग तो आपको मैं बताया था क्या होता है। देखो, सीन ये हो रहा है ना कि नोज मेरा हैवी है। ठीक है,
अब नोज हैवी है तो इस नोज का जो हैवी है इसको ओवरकम करने के लिए या प्लेन को एक बैलेंस प्लेन में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मेरा जो टेल प्लेन है ना, या जो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर है अगर बात करें तो, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर जिसका पिच अप और पिच डाउन काम होता है, स्टेबलाइजर है, उस पर क्या करना पड़ेगा, उसको पुश डाउन करना पड़ेगा ज़्यादा, हैज़ टू पुश डाउन, ठीक है, ताकि मेरा प्लेन लेवल पे आ सके, ये हो सके। अब ये जो डाउनवर्ड पुश जो लगाया, ये अभी मैं आपको बताया ना कि ये एक एक्स्ट्रा वेट जैसा काम करता है। जब मैं एपरेंट वेट बता रहा था तो एक्चुअली में एपरेंट वेट था क्या, जो एयरक्राफ्ट का रियल वेट है प्लस जो ये एक्स्ट्रा वेट है, यही तो था एपरेंट वेट, है ना। तो ये जब पुश लगाए तो एक एक्स्ट्रा वेट ऐड ऑन हुआ यहाँ पे। अब टू बैलेंस दिस, अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, विंग को ज्यादा लिफ्ट क्रिएट करना पड़ेगा, विंग्स मस्ट क्रिएट मोर लिफ्ट। अब ये कैसे करेगा, वाया इंक्रीजिंग स्पीड, ठीक है। अब देखो जब ज्यादा लिफ्ट प्रोड्यूस होता है ना, एक चीज याद रखना, याद कर लो, जब लिफ्ट ज्यादा प्रोड्यूस होता है ना तो आपका इंड्यूस्ड ड्रैग भी बढ़ता है, इंड्यूस्ड ड्रैग। अब यार इंड्यूस्ड ड्रैग क्या होता है, ये ड्रैग ही होता है क्या, देखो ड्रैग का मतलब मैंने क्या बताया था कि ड्रैग इज समथिंग दैट ऑपोजेस द मोशन और स्लोज डाउन द एयरक्राफ्ट, ठीक है। ये इंड्यूस्ड ड्रैग एक ऐसा टाइप ऑफ ड्रैग है ना जो आपका प्रोड्यूस होता है लिफ्ट के कारण, ठीक है, ड्यू टू लिफ्ट, ठीक है। तो अब ऐसे समझो, एक बार सरल और साफ शब्दों में समझाया जाए इसको, तो ये सब कहानी राम कथा तो सुनते आ रहे पीछे से। देखो विंग को सिंपल में बताऊं तो विंग नाउ हैव टू लिफ्ट, क्या क्या लिफ्ट उसको करना है विंग को देख लेते हैं, उसके ऊपर क्या काम आ गया है। तो एक्चुअल वेट ऑफ एयरक्राफ्ट ये आ गया, प्लस टेल का जो डाउनवर्ड फोर्स है वो उसको उठाना है, वर्ड फोर्स ये उठाना है। इसके कारण क्या होगा, ये दोनों के कारण क्या होता है, इसके कारण और इसके कारण एक एक्स्ट्रा लिफ्ट जनरेट होगा, और ये जो एक्स्ट्रा लिफ्ट जनरेट होगा ना, ये आपके इंड्यूस ड्रैग को भी जनरेट करता है, ठीक है, समझ गए। एक चीज और समझ लो कि हाउ मोर लिफ्ट कैन कॉज मोर ड्रैग और इंड्यूस ड्रैग, ये भी तो क्वेश्चन दिमाग में आया होगा ना कि कैसे लिफ्ट हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं मेरा इंड्यूस ड्रैग बढ़ रहा है, हाउ मोर लिफ्ट कैन कॉज मोर ड्रैग, ड्रैग मतलब यहाँ पे इंड्यूस ड्रैग की हम बात कर रहे हैं, कैसे बढ़ रहा है यार। तो देखो अब हो क्या रहा है कि सपोज करो आपको अपना लिफ्ट बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, अपना एंगल ऑफ अटैक इंक्रीज करोगे, ठीक है। लिफ्ट में क्या हो रहा है, ड्रैग लिफ्ट हम करवा रहे हैं, तो अभी हम एंगल ऑफ अटैक ही बढ़ा रहे हैं ना, तो एंगल ऑफ अटैक बढ़ा रहे हैं। अब एंगल ऑफ अटैक अगर हम बढ़ाए तो स्ट्रॉन्ग टिप वोर्टिसेस लगा, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग टिप वोर्टिसेस लगा तो ये क्या किया, यही तो जनरेट किया ना मेरा ग्रेटर इंड्यूस्ड ड्रैग, समझे। अब फिर एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि यार ये स्ट्रॉन्ग टिप वोर्टिसेस ज्यादा से ज्यादा एंगल ऑफ अटैक कैसे मेरा स्ट्रॉन्ग टिप वोर्टिसेस इंड्यूस कर रहा है, हाउ मोर एंगल ऑफ अटैक प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्गर विंग टिप वोर्टिसेस। अच्छा विंग टिप वोर्टिसेस तो पता है ना क्या है, अच्छा कोई बात नहीं वो भी बता देते हैं। देखो होता क्या है ना, ये आपका एयरक्राफ्ट है, ये आपका विंग टिप है, ये वाला और ये वाला। होता क्या है कि यहाँ पे ना छोटा सा, जब आप फ्लाई करते हो या लिफ्ट जनरेट करते हो ना, एंगल ऑफ अटैक ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे ना छोटा छोटा टोर्नाडो टाइप का आता है, इसी को हम विंग टिप वोर्टिसेस बोलते हैं, बस यही समझो। क्यों होता है ये, हवा का, हवा यहाँ पे ना घूम जाता है और यहाँ पे लगता है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, कैसे ये कर रहा है एंगल ऑफ अटैक बढ़ने से स्ट्रॉन्ग विंग टिप वोर्टिसेस, विंग आपका लिफ्ट जनरेट कर रहा है। अब विंग
जैसे ही लिफ्ट जनरेट करता है ना, विंग जनरेट लिफ्ट, इसके कारण क्या होता है, जो एयर जा रहा है ना, वो एयर क्या होता है ना, कर्ल कर जाता है। ये एयर कौन सा है, जो लिफ्ट जनरेट करा रहा है, अभी बताया था ना आपको। एरोफॉइल में हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है, ऊपर जाता है, इसीलिए लिफ्ट होता है मेरा। तो ये जो हवा है ना, वो ऊपर जाते जाते क्या हुआ ना, कर्ल कर गया। कहाँ कर्ल किया, विंग टिप के पास। विंग टिप यहाँ पे होता है, यहाँ पे कर्ल कर गया, ठीक है। और विंग टिप पे कर्ल करने के बाद ना ये स्पिन कर गया, जिसके कारण आपका वोटेक्स बना। और ये वोटेक्स कैसा होता है, अभी मैं आपको बताया, मिनी टॉर्नेडो जैसा, टॉर्नेडो जैसा। इसीलिए जब आप एंगल ऑफ अटैक बढ़ाते हो तो विंग तो ज़्यादा लिफ्ट जनरेट करेगा ही, ठीक है। क्यों, क्योंकि मोर हाई प्रेशर लो प्रेशर, बट इसके साथ आपका वोटिसेस भी ज़्यादा जनरेट होता है, और जिसके कारण आपका इंड्यूस्ड ड्रैग भी बढ़ता है, क्योंकि वेट बढ़ गया ना, ठीक है। अब ये सब के कारण क्या हुआ ना, अब आप देखो, इंड्यूस्ड ड्रैग बढ़ गया, ड्रैग बढ़ गया मतलब आपका जो स्पीड था ना, उसको अब ज़्यादा अपोज किया जा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि आपकी स्पीड, इंड्यूस ड्रैग बढ़ने के कारण, मेरा जो अभी हम 4 एरोडायनेमिक फोर्स देखे थे, उसमें हम लोग क्या देखे थे, ये मेरा थ्रस्ट था और ये मेरा ड्रैग था। और इंड्यूस ड्रैग क्या था, वेट के कारण जो ड्रैग हो रहा है। ड्रैग का मतलब तो वही होता है ना कि इट ऑपोजिट द मोशन। और इसका गोल क्या था, एक बार देख लो पीछे, इसका गोल क्या था, स्लो डाउन द एयरक्राफ्ट। अब आप ऐसे समझो कि कुछ ना कुछ तो थ्रस्ट के कारण ऑलरेडी ड्रैग आ रहा था, अब मेरा विंग टिप वोर्टिसेस के कारण ड्रैग और बढ़ गया, तो मेरा स्पीड तो और कम हो गया। तो उसके कारण क्या हुआ कि मेरा फ्यूल कंजम्पशन तो बढ़ जाएगा ना। तो इसीलिए सेवेंथ पॉइंट क्या है कि जब आपका फॉरवर्ड लिमिट सीजी लिमिट आगे होता है ना, तो आपका फ्यूल कंजम्पशन जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका ड्रैग बढ़ गया है। जिसके कारण ये सब के कारण क्या होता है, ये सब के कारण क्या होता है कि आपका इंड्योरेंस इंड्योरेंस जो होता है वो कम हो जाता है। अब इंड्योरेंस क्या होता है, इंड्योरेंस होता है कि कितना देर आपका जो एयरक्राफ्ट है वो हवा में रह सकता है विथ अवेलेबल फ्यूल। सो इट इज टोटल टाइम एयरक्राफ्ट कैन स्टे इन एयर ऑन अवेलेबल फ्यूल। यही तो इंड्योरेंस होता है ना, ठीक है। अब इंड्योरेंस आपका कम हुआ, मतलब कम समय तक वो हवा में रह सकता है ऑन अवेलेबल फ्यूल, तो आपका रेंज भी कम हो जाएगा। रेंज का उसका क्षमता, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है वो भी तो कम हो जाएगा ना। समझ में आया ये। अब हम 8th पॉइंट देख लेते हैं। फॉरवर्ड लिमिट एक्सीड कर गया है तो उसके कारण क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्टेबिलिटी मेरा बढ़ जाता है। अब यार ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस क्या है पहले एयरक्राफ्ट में वो समझ लो। तो देखो, ये मेरा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है एयरक्राफ्ट का, ये वाला, इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल स्टेबिलिटी का मतलब पहले समझ लो, बात क्या हो रहा है, बढ़ना घटना तो बात की बात है। इट मीन्स, इसका मतलब होता है कि कितना स्टेबल है आपका एयरक्राफ्ट जब आप पिचअप करते हैं या पिच डाउन करते हैं। सिंपल टर्म में बताऊं ना, तो हाउ वेल एयरक्राफ्ट रिटर्न्स टू लेवल फ्लाइट आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब्ड इन पिच, ठीक है। इसका मतलब सिंपली यही होता है कि कितना आसानी से वो वापस आ जा गया, ठीक है। तो देखो हुआ क्या, ऐसा समझना, लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी में सबसे पहले कि सीजी के फार्दर जाने से हुआ क्या, सीजी आगे गया तो हुआ क्या, टेल मेरा एक बैलेंसिंग फोर्स प्रोवाइड किया। अभी बताया ना आपको कि नोज़ मेरा हैवी हो गया था तो नीचे चला गया, तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए टेल पे हम ज़्यादा फोर्स लगाया तो टेल नीचे आया, तो नोज़ जो मेरा नीचे था वो ऊपर आया, तो ये बैलेंस फ्लाइट हो गया एक। अभी बताया आपको। तो टेल प्रोवाइड किया एक बैलेंसिंग फोर्स, टेल
प्रोवाइडेड अ बैलेंसिंग फोर्स। ठीक है, बैलेंसिंग फोर्स क्या था, ये डाउनवर्ड टिल्ट था। ठीक है, अब हुआ क्या, सी जी मेरा फार्दर फॉरवर्ड था, सी जी मेरा आगे था ना। ठीक है, जिसके कारण एक आर्म जो मेरा बना वो लॉन्गर आर्म बना, जिसके कारण क्या हुआ, मोर लेवरेज, टेल को ज़्यादा लेवरेज मिला ताकि वो पिच डिस्टर्बेंस को करेक्ट कर पाए। मतलब मोर लेवरेज फॉर टेल, पीछे भी बताया है आपको, टू करेक्ट एनी पिच डिस्टर्बेंस। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो सिंपल एग्जांपल लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी का ये समझना, हाँ ये समझ जाओगे। एग्जांपल नोट कर लो, सीसॉ का ही एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि अगर आपका फ्रेंड, इफ योर फ्रेंड सिट्स फार फ्रॉम सेंटर, इट्स easier for them to balance you, है ना, यही तो है। ये देखो हुआ क्या कि सपोज करो आ, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, अभी तो आपको वही बताया कि अगर वो दूर है ना, डिस्टेंस के कारण आपको बैलेंस वो कर लिया था ना, एग्जांपल याद है ना, वो 40 वाला 2 मीटर वाला, सॉरी 20 वाला 2 मीटर वाला, और ये 40 वाला 1 मीटर वाला, तो यही तो है ना। ठीक है, अब दूसरा चीज़ भी समझ लो कि कैसे काम किया। तो देखो हुआ क्या कि आपका नोज़ तो हैवी था, नोज हैवी के कारण एयरक्राफ्ट टेंड्स टू सेल्फ करेक्ट। कैसे यार, नोज हैवी के कारण कैसे सेल्फ करेक्ट हो गया, कैसे लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी आ गया। तो एक दूसरा एग्जांपल के तौर पे ये बोल सकते हैं, सपोज करो एक गस्ट आया, और गस्ट के कारण क्या हो गया ना, आपका जो नोज था ना वो लिफ्ट हो गया। लिफ्ट हो गया मतलब जो अभी नीचे नोज था वो अपने आप काफ़ी ऊपर चला गया, बट क्योंकि हेवी नोज है तो वो वापस नीचे आ जाएगा ना, तो लेवल अप काइंड ऑफ हो गया ना। ठीक है, कैसे हुआ ये तो बोलचाल वाली भाषा में बताया। देखो, longer arm of CG makes tail moment strong। वही एग्जांपल, 20 किलो और 2 मीटर तो लंबा था, लॉन्गर आर्म ऑफ सीजी मेक टेल मोमेंट स्ट्रॉन्गर, देयरफॉर इट क्विकली पुल्स डाउन बैक द नोज। ठीक है, वो क्विकली पुल कर दिया ना नोज को, वापस नीचे कर दिया। इसके कारण क्या हो गया, मेरा पिच करेक्शन बढ़ गया, मोर पिच करेक्शन हुआ कि नहीं। इसके कारण क्या हो गया, मेरा इंक्रीज इन लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी हुआ। ठीक है, अब ये समझ में आ गया हो तो हम लोग लास्ट है वो देख लेते हैं, कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी, फॉरवर्ड सीजी हो जाने के कारण आपका कंट्रोलेबिलिटी भी बढ़ जाता है। अच्छा, उससे पहले ना एक चीज समझ लो कि स्टेबिलिटी और कंट्रोलेबिलिटी दो अलग अलग चीज है, उनके बीच कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है और कंट्रोलेबिलिटी का मतलब, स्टेबिलिटी का मतलब क्या, हमने देखा कि एयरक्राफ्ट रिटर्न्स, अगर स्टेबल हम बोलते हैं तो एयरक्राफ्ट रिटर्न्स टू लेवल, अपने लेवल पे वापस आ गया। ठीक है, नीचे था और फिर अपने लेवल पे वापस आ गया, इसी को तुम स्टेबल बोले ना, ऊपर गया गस्ट के कारण बट फिर वापस वो लेवल पे आ गया, इसी को तो स्टेबिलिटी बोले। कंट्रोलेबिलिटी क्या होता है कि, कंट्रोलेबिलिटी होता है कि पायलट कितना इजीली कंट्रोल कर सकता है फ्लाइट को, हाउ इजीली अ पायलट कैन कंट्रोल फ्लाइट। ओके, सॉरी सॉरी, फॉरवर्ड लिमिट के कारण ना ये कंट्रोलेबिलिटी मेरा डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, वापस कर देता हूँ मैं,
ये भी मैं कंट्रोलेबिलिटी का डेफिनेशन लिखा ना, तब मेरे को ध्यान में आया कि मैं क्या ही लिख दिया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब तो हम समझ गए, हाउ इजली पायलट कैन मूव एयरक्राफ्ट स्पेशली अप डाउन यूजिंग एलिवेटर, वो याद रखना। देखो सीन समझो यहाँ पे, वही नोज हैवी है, क्या हो जाएगा, टेल को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा या ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा, फोर्स ज़्यादा देना पड़ेगा कह लो, वर्क ज़्यादा देना, या हार्ड और हार्डर काम करना पड़ेगा, किस लिए, ताकि लिफ्ट कर सके नोज को, टू लिफ्ट नोज। सही है, इसका मतलब क्या हुआ, that is pilot needs to apply more force, या जिसको हम बैक प्रेशर भी बोलते हैं, कहाँ पे, ऑन कंट्रोल कॉलम पे, टू पिच अप द एयरक्राफ्ट। यही करना पड़ेगा ना, तो इसके कारण मेरा कंट्रोलेबिलिटी, क्योंकि पायलट को ना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है तो कंट्रोलेबिलिटी कम हो गया ना। अगर आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है तो आपका कंट्रोलेबिलिटी कम हो गया। कम मेहनत में अगर आप कंट्रोल कर लो तो हम कहते हैं कंट्रोलेबिलिटी बढ़ना। यहाँ तो उल्टा मेरा कंट्रोलेबिलिटी कम होते जा रहा है। तो ये टोटल 9 पॉइंट था जो फॉरवर्ड सीजी लिमिट एक्सीड का था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ना, सेकेंड पार्ट में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि अगर आफ्ट में चला जाता है तो क्या क्या होता है। ठीक है, ऑलरेडी लंबा वीडियो बन गया है ये।